when we were learning about art history and what we learned कि मतलब इसमें भी आपकी physical या biological जो characteristics हैं they actually defined your profession कि एक female जो है if she is going to give birth तो she has to be there with the kid उसको feed करने के लिए उसका take care करने के लिए तो शिकार पे आदमी एक तो इस वजह से भी गया कि physically वो ज्यादा strong था दूसरा इसलिए भी गया कि वो नहीं जा सकती थी और उसने घर में रह के जो चीजें अब ये जो एग्रीकल्चर का पूरा आप डोमेन है ये फीमेल की वजह से ही ग्रो की है घर में रह के जड़ी बूटियां देख रही है उनको सेव कर रही है वो सारी चीजें अब उसको ज्यादा पता है कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं इसको क्या चीज हो ये रो रहा है तो उसको क्या चाहिए फादर को इसलिए नहीं पता कि वो बाहर था। You bring up a very interesting topic ये जो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशंस है जो हमारी इसमें इकोनो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहा करता हूँ इसमें इकोनो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं इफ आई कुड स्पेंड लाइक a few minutes on this. कुछ सोसाइटीज जो हैं मतलब हम ह्यूमन हिस्ट्री में हम बहुत सारी फेजेस से गुजरे हैं और डिफरेंट फेजेस में हमारे पास जो अपने खाने पीने के लिए अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज थी जो जराए थे वो बहुत डिफरेंट होते गए तो उसमें कुछ सोसाइटीज को हम जब उनको कंपेयर करते हैं तो हमें बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हर्डिंग सोसाइटीज को देखिए। अच्छा हर्डिंग सोसाइटीज वो हैं कि जिसमें ज्यादातर जो काम होता था वो मर्सन हॉर्स राइडिंग के थ्रू होता था। आपने हर्डिंग करनी है आपने हॉर्स राइडिंग करनी है। अब हॉर्स राइडिंग जो है वो खवातीन के लिए बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है क्यों हॉर्स राइडिंग करेंगी तो उनके मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ये फिजिकली उसमें जो एक्सर्शन है वो बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से उन सोसाइटीज में ये नजर आता है कि खवातीन जो है वो बिल्कुल होम बाउंड हो गई थी और मर्द जो है जितना भी कमाने वाला का सारा सिलसिला है जितनी इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली मर्दों के हाथ में आ गई थी। अच्छा अब ये वाली सोसाइटीज जो हैं ये कम्प्लीटली पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं। इनमें हमें जो हिस्ट्री से नजर आता है वो ये है कि खवातीन की से बहुत कम थी उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम था सोसाइटी में और उनके सोशल रोल्स जो थे वो बस होम बाउंड थे कि उन्होंने ब्रेड बनानी है उन्होंने घर पे खाना तैयार करना है और बच्चों की देखभाल करनी है दैट्स इट और उनका कहा भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं सुना जाता था। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे गांव में पंजाब में भी सिंध में भी इन जगहों पर जो जागीरदार हैं जो वडेरे हैं जो जमींदार हैं उनके हाथ में इकोनॉमी होती है उनके हाथ में पैसा है तो आपने देखा है कि वो अपने किसानों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जानवरों से भी बहुत मर्तबा बदतर सलूक करते हैं और हमारे रोजमर्रा के मुशाहिदे में ऐसी बेशुमार हॉरर स्टोरीज आती रहती हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक फिनोमिना है कि जब जिस इंसान के हाथ में कुव्वत पैसे की आती है मुईशत आती है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। यस वेरी ट्रू। मतलब एक हम शायद भूल जाते हैं कि जेंडर के अलावा भी सोशली बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी रियलिटी चेंज करने की ताकत रखती हैं। जैसे आप अगर जेंडर या किसी भी चीज के साथ पावर स्ट्रक्चर को एसोसिएट करें चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो रेस हो चाहे वो किसी तरह की कल्चरल एक कॉन्सेप्ट हो तो उसकी शक्ल बदल जाती है। जब हम रिलीजन के साथ पावर स्ट्रक्चर रिलेट करते हैं तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। जब हम जेंडर के साथ करेंगे वो पावर स्ट्रक्चर भी कुछ बन जाएगा और आई गेस की रिगार्डलेस के पेट्रियार्की है या मैट्रियार्की है वो पावर किसी को भी मिलेगी इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम तकरीबन हर चीज में पावर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पावर इज सच क्या कहना चाहिए सेंट्रल ड्राइव इन ह्यूमन लाइफ। के बाद हम आ जाते हैं मसलन फॉरेजिंग सोसाइटीज पे। अच्छा फॉरेजिंग सोसाइटीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेजिंग सोसाइटीज जो हैं बल्कि इसमें बहुत लेसन्स हैं। फॉरेजिंग सोसाइटीज वो हैं जिसे हम हंटर एंड गैदरर सोसाइटी भी कहते हैं जिसमें दो तरह से हमारे जो वसाइल हैं वो मैसर थे। मर्द हजरात अमूमन शिकार करते थे वो जाके हंट करते थे बड़े एनिमल्स को। खवातीन अमूमन उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती थी गिवन अ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं कि जिसमें वो फिर स्नेयर्स और वो ट्रैप्स लगाकर फंदे लगाकर छोटे शिकार जैसे खरगोश वगैरह वो पकड़ती थी लेकिन ज्यादातर में खवातीन शिकार नहीं करती थी। अगेन द सेम बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज कि अगर वो शिकार करने के लिए जाती है और वो करती है उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। बड़े एनिमल को काबू करने के लिए आपको पूरे ट्राइब को खिलाना है और उसके लिए फिर आपको उससे जो मिसकैरेज वगैरह का खतरा है वो भी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी हैं उनका भी ख्याल रखना है तो इसलिए वो डोमेन कंप्लीटली मर्दों के पास चली गई। खवातीन जो है वो गैदर करती थी वो फल तोड़ के लाती हैं सब्जियां तोड़ के लाती हैं श्रब्स और हर्ब्स। तो इन दो सोसाइटीज में ही देख लीजिए कि वो जो हर्डिंग सोसाइटीज थी उनमें हर्डिंग सोसाइटीज में सिर्फ मेन थे जो कि ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर रहे थे बाहर जा रहे थे हर्ट कर रहे थे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और वो लेकर आ रहे थे खाना। फॉरेजिंग सोसाइटीज में हंटर एंड गैदर सोसाइटी में दोनों के रोल बिल्कुल
अलग हैं। मतलब ये शार्पेस्ट कंट्रास्ट जो नजर आता है ये उनमें से सोसाइटीज में से है कि मर्द बिल्कुल हंटिंग की तरफ हैं, औरतें बिल्कुल गैदरिंग की तरफ हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है कि शाम को जो डिनर टेबल पे आपके खाना आ रहा है, जो फूड आ रही है, उसमें दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिजल्ट इन सोसाइटीज में ये वन ऑफ द मोस्ट इक्वलिटेरियन सोसाइटीज हैं, जो मोस्ट इक्वल सोसाइटीज हैं हिस्ट्री में, ये उनमें से हैं और फेमिनिस्ट की फेवरेट सोसाइटीज में से हैं। क्योंकि इसमें औरतों का बहुत इन्फ्लुएंस था, सोशल उनकी बहुत से थी और वो मर्दों के साथ साथ काम करती थी। लेसन इसमें से हमें ये मिलता है कि वी डू नॉट हैव टू मेक एवरीथिंग द सेम। इसमें मर्द कुछ और कर रहे हैं, औरतें कुछ और कर रही हैं। वी जस्ट हैव टू कीप थिंग्स बैलेंस। हमें तवाज़ुन की जरूरत है। Exactly. कोई किसी को ये ना कहे तुम घर बैठे क्या करते रहते हो, तुम वहां बैठे क्या करते रहते हो। और मुझे लगता है कि ये जो एक कॉन्ट्रास्ट है, ये जब बढ़ता है, ये जब कम होता है, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली हार्मनी में आती है। आप इसको छोटे लेवल पे भी देख सकते हैं कि व्हेन वी डू नॉट रिगार्ड ईच अदर कंट्रीब्यूशन, तो लड़ाइयाँ होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि घर में सारा दिन काम करके जो है वो मेल फिगर आता है, वो कहता है तुम घर में क्या करती रहती हो, तो वो एक डिसरिगार्ड सा एक फीमेल को फील होता है। फिर वो जवाब में कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तुमने बच्चे पाले हैं, तुमने। तो आई थिंक कि हम छोटे लेवल पे भी ये लड़ाई देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिस्ट्रेस क्रिएट करती है व्हेन यू थिंक द रोल आर नॉट कंट्रीब्यूटेड इक्वली, या फिर असल में भी ऐसे ही हो रहा हो। ऐसे ही इसमें एक चीज जो हमें रियलाइज करनी चाहिए, मतलब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो तो खैर एक फिनोमेना जो बहुत नेचुरल है और बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक चीज जो हमें रियलाइज करनी चाहिए वो ये है कि किसी भी सोसाइटी में ये जो बैलेंसेस हैं, ये जो मेल और फीमेल्स के बीच में या जो जेंडर रोल्स जिस तरह तकसीम किए गए हैं, ये किसी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि जी आज से ऐसे होगा, औरतें घर में रहेंगी, मर्द बाहर जाएंगे। मर्दों का बाहर जाके, मिसाल के तौर पे इसमें फॉरेजिंग सोसाइटी, हर्डिंग सोसाइटीज में मर्दों का बाहर जाके काम करना, दैट वाज नॉट इन देयर फेवर ईदर। वो ज्यादा एक हार्ड वर्क है कि उन्होंने बाहर जाना है और सारा दिन बर्दाश्त रहना है मुख्तलिफ चीजों के साथ। वो सिर्फ एक ऐसा ऑप्टिमल बैलेंस है जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज में उस सोसाइटी को हासिल था। तो दैट इज एन अरेंजमेंट जो कि मेल और फीमेल अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर फीमेल्स बाहर जाती तो उनके डिसएडवांटेज में था, उनके बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज में था। तो सोसाइटी ने एक बैलेंस अपना लिया। उस बैलेंस में ऐसा होगा कि एक जेंडर बाज़ औक़ात जो है उस पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, कभी दूसरी पे ज्यादा पड़ेगा, या एक सेक्स पे कह लीजिए उस पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, कभी दूसरी पे पड़ेगा। और उसको अलबत्ता इस चीज का बहाना बना लेना कि आप दूसरे को सप्रेस करें, दैट इज वेयर मेल्स वेंट रॉन्ग। और यही है कि जहां पे इस अगेन जो फॉर्मुलेशन है वो हमें सही रखनी चाहिए कि ये वाला काम सिर्फ, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। हमारे चौधरी गांव के अपने, जिसको वो कमी कमीन कहते हैं, उसके साथ भी वही सलूक करते हैं, जबकि दोनों मेल्स होते हैं। उनकी घर में जो चौधरायन है वो अपनी नौकरानियों के साथ वही सलूक करती है। तो जहां पावर है, जहां पैसा है, वो दूसरे को, वहां सप्रेशन है। तो विच इज अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज हाउ वर्ल्ड इज, दैट इज हाउ वी आर। और उसमें हमें खुद को तरबियत करने की जरूरत है। तो आई गेस कि अगर हम उस मेल की जगह, अगर हम पेट्रियार्कल एक सोसाइटी के इतने खिलाफ हैं कि हम कहते हैं कि दे हैव नो सेंस ऑफ रूलिंग द सप्रेस माइनॉरिटीज या जो भी, कि फीमेल्स पे जुल्म होता है, तो दो चीजें इस हवाले से आई थिंक वी शुड डिस्कस के एक तो वही पावर आप किसी फीमेल को देखें, वही पावर किसी फीमेल फिगर को देखें जो घर चलाने के लिए आप उसको वो पावर दें। आई थिंक ये हायरार्की और ये सारी सप्रेशन और ये सारी चीजें उसमें भी नजर आएंगी। That is in front of us. सास बहू के झगड़े क्या हैं? और नौकरानियों को जला देने वाले झगड़े क्या हैं? एग्जैक्टली। तो वो आप कहें कि क्योंकि ये सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी में हो रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता और ये नहीं करने दिया जाता, तो मेजॉरिटी केसेस में हमारे कल्चर में सास की सेइंग भी वैसी ही है जैसी एक फादर फिगर की होती है घर में। इफ यू आस्क मी कि अगर हम कुछ देर के लिए उनका चेहरा रिमूव कर दें कि ये कौन कह रहा है और ये कौन सा जेंडर कह रहा है, तो आपको उनकी बातें सुन के लगेगा कि देयर इज समथिंग हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, देयर इज समथिंग हु इज फाशिस्ट, देयर इज समथिंग समवन जो कि जिसको कंप्लीट अथॉरिटी चाहिए। आपको आखिर में पता चलेगा वो ये तो सास थी जो बात कर रही थी। तो आई थिंक हम उस हवाले से काफी बायस्ड हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर बहुत लंबा चला है पेट्रियार्कल, या जिसे कहना चाहिए कि मेल फिगर जो है वो ज्यादा लीड करता रहा है घरों को। तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम पेट्रियार्कल कल्चर से जुड़ी नहीं है, हालांकि ये प्रॉब्लम पावर स्ट्रक्चर से जुड़ी नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी एप्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और ये जो इसकी गलत फॉर्मुलेशन हमने की है कि हमने जो चीज पावर स्ट्रक्चर से जुड़ी थी उसको जेंडर रोल से जोड़ दिया है, उसने बहुत डिहार्मोनाइज किया है हमारी सोसाइटी को। हमारा जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं और अवेलेबल
मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट होती है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से सोसाइटी अपना एक बैलेंस तलाश करती रही है। तो उसको जेंडर वॉर की बेसिस पे ना लेना मेरा ख्याल है बहुत ही अनवाइज है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दो सोसाइटीज की जो बहुत कंपेरेबल हैं और जिनका कंट्रास्ट भी बहुत ज्यादा है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज और एग्रेरियन सोसाइटीज। अच्छा, इन दो सोसाइटीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है सिर्फ एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का। मतलब हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज वो हैं, मतलब दोनों सोसाइटीज जो हैं वही हैं जो कि खेती बाड़ी से अपनी जरूरियात पूरी करती थी खाने पीने की। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज वो हैं कि जिनके पास उसके लिए जो टूल था दैट वाज अ डिगिंग स्टिक। और जो एग्रेरियन सोसाइटीज हैं वो एनिमल फार्मिंग करती थी, मतलब वो जानवरों से वो हल जिससे जोतना जिसे कहते हैं प्लाउ लेके, तो प्लाउ स्टिक से खेती बाड़ी करती थी एक लार्जर स्केल पे। द डिफरेंस इज एक्सट्रीमली ह्यूज। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज जो हैं दोज आर द एब्सोल्यूट फेवरेट सोसाइटीज ऑफ फेमिनिस्ट्स। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज में इवन जो बुत हैं जो पूजे जाते थे दोज वर 50% फीमेल, और फीमेल्स की बहुत ज्यादा से थी पूरी सोसाइटी में। अगर कोई किसी को एगैलिटेरियन सोसाइटी कहा जा सकता है जो बहुत ही ज्यादा इक्वल सोसाइटी थी हमारी हिस्ट्री में, तो वो ये वाली सोसाइटी है। जबकि जो दूसरी तरफ एग्रीकल्चर या एग्रेरियन सोसाइटी है दैट वाज एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल। तो वजह क्या है कि आपकी जो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज हैं उसमें एक छोटी सी डिगिंग स्टिक होती थी, फीमेल्स कुड हैंडल दैट। वो उस डिगिंग स्टिक से वो जमीन खोद के छोटे छोटे प्लांट्स और वो जड़ी बूटियां और वो अपनी चीजें जो है प्रोड्यूस वो लगाती थी। तो वो मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे थे मोइशत में। जब वो बराबर कंट्रीब्यूट करते थे, बल्कि फीमेल्स ये काम ज्यादा करती थी, और वो प्लग करने वाला, चीजें तोड़ के लाने वाला, तो उन्हें बाकायदा जो डीटीज हैं जो कि बुत हैं वो बाकायदा फीमेल्स हो गए कि फीमेल्स को एक ऐसा स्टेटस मिल गया सोसाइटी में कि जैसे ये बर्थ गिविंग है, ये लाइफ गिविंग है, ये फूड को पैदा करने वाली है। दूसरी तरफ हल जोतना अगेन वो एवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज है विमेन के लिए, वो नहीं कर सकती। मिसकैरेज हो जाएगा, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते, आप पेन में हैं, वो डिफिकल्ट चीज है। उसके लिए जोर बहुत ज्यादा चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, फीमेल्स उसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता था। अच्छा, मजे की बात है कि इसमें भी ये जो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज हैं इसमें भी मर्द बहुत मरतबा हंटिंग करते थे, लेकिन बस ये है कि दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी अपनी बेस्ट एबिलिटीज के मुताबिक। सेम नहीं है, बैलेंस्ड है। Yes, balanced है। और no one can tell the other one कि you can leave, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। Exactly. या you're sitting at home, उससे फर्क नहीं पड़ा, खाना तो मैं लेके घर आ रहा हूँ, Exactly. कमाई तो मेरी खा रहे हो। एग्रेरियन सोसाइटीज में भी एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा, उसमें अब हल जोतना डेफिनेटली फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है, मर्दों ने हल जोता है, नॉट अ वॉक इन द गार्डन। आप सारा दिन हल जोत के आए हैं तो डेफिनेटली यू आर डेड टायर्ड। मतलब इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कोई भी शौक से ले। ये सिर्फ एक गिवन टेक्नोलॉजी में, गिवन एनवायरनमेंट में ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से मर्दों को ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब फिर होता क्या, और इसकी वजह से उनको मतलब दे हैव पेड द टोल। उसमें जो इस सोसाइटी में जो मर्दों का लाइफ स्पैन है वो औरतों से बहुत कम है। वो जल्दी बीमार हुए हैं, वो जल्दी मरे हैं, वो बीमारियों का शिकार हुए हैं क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं। तो वो उधर नेचर ने बैलेंस कर दिया है। लेकिन मर्दों ने उसे कैसे बैलेंस किया है कि उन्होंने घर आके औरतों को ताने मारे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ये हमेशा होता है कि जब हम कुछ अगर गिवन अरेंजमेंट में हम कुछ ज्यादा करते हैं या ज्यादा कर जाते हैं तो हम सुपीरियर भी फील करते हैं, हम दूसरे को इन्फीरियर फील करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा तो जिंदगी हमसे चल रही है, मुईशत भी हमारे हाथ में है, पैसा भी हमारे हाथ में, तो फिर उन्होंने उन्हें सप्रेस किया है। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी। फिर इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली चीजें हमें कैसी चेंज करती हैं, हमारे रेफरेंसेस हमें कैसे चेंज करते हैं। वेरी ट्रू। एक जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ बिहेवियर है। आई सॉ माई फादर डूइंग दैट, आई विल डू द सेम। आई सॉ माई मदर डूइंग दैट, आई विल डू द सेम। तो वो जो हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि औरत को ही क्यों कहा जाता है खाना गर्म करो, पानी पिलाओ एंड दिस एंड दैट, तो उसका भी मुझे रेफरेंस पीछे कहीं मिल रहा है कि एक आदमी जो है, आपको पता है आपका फादर सारा दिन बैल गाय उसके साथ काम करके आया है, एंड योर जॉब वाज टू कुक घर में बैठ के। नाउ अब वो आएगा तो आप उसको सर्व भी करेंगे क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ योर जॉब, खाना बनाना और सर्व करना। वो अपनी जॉब करके आ गया है, आपने खाना बनाया, आप फिर कहते हैं पानी, अच्छा तुम बैठो मैं ला देती हूँ। आप अपनी बेटी को भी यही सिखाएंगे और उसके ब्रदर को भी कहेंगे कि मतलब वो कहेगी भाई को पानी दो,
क्योंकि मे बी इन हर माइंड ही इज गोइंग टू बी द सेम, एंड वो हो सकता है कि जाना शुरू भी हो गया हो खेतों में, थोड़ा बहुत काम कर रहा हो, फिजिकल लेबर और वो सारी चीजें। और फिर हम ये भी देखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई को पानी पिलाओ, हम ये भी देखते हैं कि अच्छा भाई को बोलो वो कर देगा। फिजिकल लेबर वाले काम के लिए भी भाई को कॉल किया जाता है, बाहर भेजना है भाई को, करो को भारी चीज उठानी है वो भाई उठाएगा। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग कि जो बिहेवियर हमने सीखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी कलेक्टिव रही है, इंतशार का शिकार नहीं हुई कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये काम नहीं करना। जो सोशल रेजिड्यूज हैं वो लास्ट करते हैं, आई एग्री, और उसके खिलाफ फिर रिवोल्ट होता है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर्स में जब एक खास अरेंजमेंट में होते हैं, खास बैलेंस में होते हैं, तो उसका अपना एक इनर्शिया होता है, और अगर इनर्शिया ना हो तो शायद चीजें बिखर जाएं। किसी भी सिस्टम का अपना एक इनर्शिया होता है, तो वो सिस्टम रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को। इसलिए जब चेंज आती भी है तो कुछ उसमें से चीजें जो हैं वो रह जाती हैं। मतलब चेंज अच्छी चीज है, लेकिन अगर सिस्टम रेडिली चेंज हो जाए हर नई उस पे डिमांड पे, तो फिर वो सिस्टम ही ना बने। तो इसलिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी चाहिए होती है, कंटिन्यूटी भी चाहिए होती है। तो ये बात दुरुस्त है। नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन नॉट स्विच एंड चेंज देमसेल्व्स ओवरनाइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हमने कुछ अच्छे बिहेवियर सीखे हैं तो हम कुछ उल्टे बिहेवियर भी वो भी सीखेंगे। तो इसमें हमें ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है हम कंपैशन बहुत लैक कर रहे हैं, क्योंकि जो नई एज है, मतलब फास्ट फॉरवर्डिंग टू दिस, लाइक अब हम इंडस्ट्रियल एज से गुजर के आए हैं, तो उसमें डेफिनेटली एक सडन डिफरेंस ये आया है वो सारी फिजिकल लेबर के बाद कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीनरीज ने आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन मसल को रिप्लेस कर दिया। तो अब औरतें जो हैं वो भी उतना ही काम कर सकती हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जितना मर्द कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी दोनों के जो हैं वो ज्यादा मखसूस समझे जाते हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली दोनों का जो रोल है वो सोसाइटी में चेंज हुआ है। जब रोल चेंज हुआ है तो बिहेवियर्स चेंज होने के लिए भी बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, नंबर वन तो ये कि ये जो हमने एक प्रिज्यूम कर लिया है कि एक जेंडर जो है हमेशा से टायरानिकल थी, वो थी जालिम थी, जो एक बहुत ही मतलब रेडिकल फेमिनिस्ट बयानिया जो है, और दूसरी जेंडर जो है वो हमेशा से सप्रेस थी। एक तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ डिफीटिंग है, बहुत शदीद तौर पर सेल्फ डिफीटिंग है। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि मर्द जो है वो तो पैदाइशी तौर पर जालिम होते हैं, अगर कोई पैदाइशी तौर पर जालिम होता है फिर तो उस पर इल्जाम ही नहीं है। मतलब आप शेर को बुरा नहीं कहते ना कि वो शिकार करता है, तो इसका मतलब वो तो मजबूर है बाय नेचर, उसकी फितरत में अगर खुदा ने पैदा ही ऐसा किया है तो बेचारा क्या करे, शेर ने तो शिकार करना है, तो फिर तो हमारा पिंजरे में आदमी को रख दें, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर वो पैदाइशी तौर पे उसके सर से आपने इल्जाम उठा लिया, जितने भी एक्चुअल में उसने जो हमें बात करके हटे हैं कि उसने अपनी पावर को एक्सप्लॉइट किया, जिस तरह से तमाम इंसान करते हैं, तो वो इल्जाम आपने उसके सर से उठा लिया। और दूसरा आपने ये कर दिया कि फीमेल्स को आपने एक ऐसी वो बना दिया जेंडर कि जो बेचारी हजारों साल जुल्म सहती रही, लेकिन ना तो वो कैपेबल थी, ना ही उसके अंदर रेजिस्टेंस थी कि वो उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करती है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करती। हमारा फर्स्ट जो फेमिनिस्ट बयानिया आया है वो कब आया है? पहली डॉक्यूमेंट जो कही जाती है वो ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ फीमेल्स, वो ऑफ विमेन प्रॉब्ली, वो है ये मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की, जो कि अब आई है 200 साल पहले। और ये वही मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट हैं जो कि हम वो मैरी शेली फ्रैंकेनस्टाइन जो देख रहे थे, वो मैरी शेली जो है ये उनकी मदर हैं। तो इनका जो है वो समझा जाता है कि ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट लिखी है वो इन्होंने लिखी है, और वो डॉक्यूमेंट आई है 18th सेंचुरी के लास्ट में, प्रॉब्ली 1792 या कुछ इस तरह से। तो ये फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब इसके पहले हजारों साल फीमेल्स क्या इस काबिल नहीं थी? नॉट एट ऑल। फीमेल्स उस काबिल भी थी, लेकिन वो उस सोशल अरेंजमेंट में खुद भी कायल थी कि वही सोशल अरेंजमेंट प्रॉपर है। वो हॉर्स राइडिंग नहीं करना चाहती थी, वो प्लाव के साथ एनिमल फार्मिंग नहीं करना चाहती थी। अब जूं ही, और ये मतलब ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए फीमेल्स को कि जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद ये जो साल हैं 1792 तक, ये तो एक एवोल्यूशनरी उसमें हिस्ट्री में देखें तो ये एक ब्लिंक ऑफ एन आई है। फौरन बाद वो अवेकन हुई, उन्होंने कहा कि जी नाउ वी कैन टेक थिंग्स इन आवर हैंड, हाँ तो हमें हमारे राइट्स दो। और जस्ट लाइक द डिफरेंस कि अच्छा मेरे एक क्लिक करने से कोई चीज मशीनरी चल रही है, दूसरी तरफ आई हैव टू डू दैट, मतलब अब मैं लेबर इस्तेमाल करके उसको करूंगी, तो देयर इज अ डिफरेंस। आई डोंट वांट टू डू द लेबर वर्क, आई जस्ट वांट टू क्लिक, एंड आई थिंक इसमें मेल और फीमेल की कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है और हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो वसाइल हैं और रिसोर्सेज हैं, उन्होंने जो ही एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की फीमेल्स को कि वो भी
इसमें मईशत में भी, इकोनॉमी में भी उसी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं. दे वर ऑलरेडी, दे वर देयर, दे वर रेडी, दे वर एट द फ्रंटियर्स. उन्होंने कहा कि जी हमने भी करना है. और फिर अगेन वही चीज कि एक सिस्टम जो बना होता है, उस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको रेजिस्टेंस तो चाहिए होती है, और ये होना भी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम सर्वाइव ही ना करें. तो फीमेल्स ने वो किया, और उसके थोड़े से अरसे के बाद अब हम देखते हैं मसलन आज अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी फीमेल्स जो हैं वो आर्मी में काम कर रही हैं, या मेल्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में एज नर्सेज काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये काम करने के लिए अपने जेंडर्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. फीमेल्स ट्रांसजेंडर्स नहीं है जो आर्मी में है. तो इसका मतलब है कि प्रोफेशंस ऑलरेडी फिर एक्सपैंड हो रहे हैं, और वो कर रहे हैं, इसमें इनकॉम्प्रेस कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं दूसरी जेंडर्स को. तो दैट इज मेरा ख्याल है कि हाउ वी शुड लुक एट दिस हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ पेंटिंग वन पर्सन अ डीमन और द अदर पर्सन एन एंजल. और फिर ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो टायरेंट है वो आदमी है और सप्रेस होने वाली हमेशा औरत है. जैसे आपने पहले भी डिस्कशन में कहा कि आदमी ने भी आदमी को सप्रेस किया है, उस आदमी ने भी आदमी पे जुल्म किए हैं. इट्स नॉट ऑलवेज मतलब लाइक मेल और फीमेल की जंग नहीं है. इट्स अबाउट अगेन पावर स्ट्रक्चर. तो आई गेस कि ये वाली डिस्कशन जो है, ये जो हम मेल और फीमेल के दरमियान हमेशा से ये करने की कोशिश करते हैं, दैट इज जस्ट जनरेटिंग हेट, अननेसेसरी हेट. दैट इज एक तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि ये इंसल्टिंग है. जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप ये कह रहे हैं कि औरतें हमेशा से शीप थी और वो बेवकूफ थी, वो काम वो कर नहीं सके, आवाज नहीं उठा सकती थी, और मेल जो है हमेशा से जालिम थे. तो आप दोनों को बेसिकली बुरा बना रहे हैं. इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवन. और दूसरा फिर एग्जैक्टली ये चीज कि जो इसकी पूरी फॉर्मुलेशन है इस मसले की, वो फॉर्मुलेशन ही गलत है. आपने जिस चीज को पावर पे फॉर्मुलेट करना था उसे आपने जेंडर पे फॉर्मुलेट कर दिया है, और यही वजह है कि हम मजीद डिविजन्स बना रहे हैं, हल नहीं कर पा रहे. इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दोस डिविजन्स, और हमने जैसे देखा कि जहाँ पे मेल फीमेल में हार्मनी, मतलब मेल और फीमेल्स ने हार्मनी में काम किया, कंट्रीब्यूशन इक्वल थी, वो ज्यादा हेल्दी और अच्छी सोसाइटी थी. हम उस बात से कतई नजर हम उनके डिफरेंसेस एनहांस करके, और ये चीज कि मैं क्यों करूं, तुम करो, तुम क्यों करो, मैं क्यों करूं, तो आई गेस कि वी जस्ट क्रिएटिंग मोर डिफरेंसेस एंड मोर डिस्टेंस बिटवीन देम. और उनमें से वो ऐसा है कि अपनी जो आप बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते थे, आप उसको छोड़ के उस बात के पीछे चल गए जो आप नहीं कर सकते और आप करना चाहते हैं. मतलब हम एक जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छा जी फीमेल हमेशा से ये करती आई हैं, तो वो अब इस जिद में है, या मेल हमेशा से ये करते हैं, वो जिद बन गई है कि मैं तो अदर वे अराउंड भी कर सकता हूँ, मेरे से वो करवाओ. भाई इफ यू कैन इजीली कंट्रीब्यूट टू अ सर्टेन थिंग, व्हाई कैंट यू जस्ट कंट्रीब्यूट इनटू इट? एग्जैक्टली. और ये मेरा ख्याल है कि ये जो लैक ऑफ बैलेंस है जिसकी तरफ आपने अब इशारा किया है, ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद है. एक तो लैक ऑफ कंपैशन तो है ही कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि मेल और फीमेल इस वक्त वो दोनों चैलेंज्ड हैं. मेल्स हिस्टोरिकली हमेशा एग्रेसिव रहे हैं, और उनको अब ये चैलेंज दरपेश है कि अब उनको एक टची फीली बंदा भी बनना है, एक फैमिली गाय चाहते हैं, उनसे डिमांड है कि वो बने. औरतें हमेशा से ज्यादा नर्चरिंग रही हैं, केयरिंग रही हैं, और चीजों को अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जाके रिस्क लेंगी, और वो बाहर जाके बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगी और नए नए वेंचर्स बनाएंगी, वीडियो गेम्स खेलेंगी, और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना सब कुछ सरमाया लगा के उसको रिस्क करेंगी. तो ये एक्चुअल में बर्डन्स हैं जो कि सिर्फ हिस्टोरिकल रेजिड्यू नहीं है, जो कि हमारा अगर हम फिजियोसाइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के हवाले से देखें तो इसमें बहुत ज्यादा पार्ट हमारे हार्मोन से भी रिलेटेड है, डायरेक्टली बायोलॉजिकल भी है. लेकिन जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम इन चीजों को आजकल अपनी सोसाइटी में टैकल करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो एफर्ट्स बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हैं. मतलब बजाय इसके ये कहने के कि आप जिसमें बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, और सोसाइटी को एक बैलेंस्ड अंदाज में, एक हार्मनी के साथ आगे लेकर चलें. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम लोगों को जबरदस्ती घुसा रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में.